हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रेखा सिंह। स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कियार स्टडीज हब पर। 65th बीपीएससी मेंस की प्रिपरेशन में आज का वीडियो है। गाइस, आज मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताना चाहूंगी जो पॉलिटी से हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है 65th बीपीएससी मेंस के लिए, और कुछ टॉपिक 64th बीपीएससी इंटरव्यू के लिए भी रेलेवेंसी रखते हैं। ठीक है। रिसेंट जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं उनसे भी कुछ क्वेश्चंस को लिया गया है। अब तक हम ऑलमोस्ट सारे जो सब्जेक्ट्स थे जीएस पेपर 1 और 2 में, जैसे आपका हिस्ट्री है, ठीक है, करंट अफेयर्स है, इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक है, सबके लिए एक्सपेक्टेड लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जारी कर दिया है चैनल ने। पहले 1 महीने पहले भी जारी किया था, उसके बाद अपडेट भी किया है। पॉलिटी रह गई थी तो पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इन सब क्वेश्चंस को आप लिखना शुरू कर दीजिए। पुराने अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं एक्सपेक्टेड लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस के, तो 65th बीपीएससी मेंस की प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। राइट, चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी सेक्शन से जीएस पेपर 2 में जीएस पेपर 2 के सेक्शन 1 में आपका पॉलिटी आती है। ठीक है, देखिए गाइज, जो स्टैटिक है, जैसे आपका फंडामेंटल राइट्स हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई, आपका प्रीएम्बल हो गया। ठीक है, उसके अलावा आपका इलेक्शन कमीशन हो गया। ठीक है, आपके प्रेसिडेंट हो गए, आपके गवर्नर हो गए। ये जो स्टैटिक पार्ट है जो पूछा जाता है वो तो आपने कवर करना ही था। ये सारी जो स्टैटिक पार्ट है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि क्या क्या पार्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज मैं करंट के टॉपिक्स लेकर आई हूं आपके लिए, तो करंट के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है वो डिस्क्राइब द रोल्स, फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ ग्राम न्यायालय। अब आप कहोगे कि ग्राम न्यायालय कैसे करंट से कनेक्टेड है। देखिए गाइज, ये फरवरी 2020 का न्यूज है, समवेयर अराउंड। देखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय है आपका, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने ग्राम न्यायालय की स्थापना से संबंधित एक याचिका की सुनवाई के दौरान देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ग्राम न्यायालयों की स्थापना न किए जाने पर असंतोष व्यक्त किया था। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने ग्राम न्यायालयों की स्थापना के संबंध में जवाब न देने वाले राज्यों की सरकारों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। इसके साथ ही न्यायालय ने राज्यों को 1 माह के भीतर ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने और इस संबंध में जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देने के लिए कहा था। तो इसीलिए ग्राम न्यायालय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ग्राम न्यायालय के रोल के बारे में देख लीजिएगा, फंक्शंस क्या होते हैं, पावर्स क्या होती हैं। देखिए गाइस, जो ग्राम न्यायालय होते हैं वो आपके ग्राम अधिकारी के द्वारा प्रिसाइडेड होते हैं। तो ग्राम अधिकारी का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ठीक है, फंक्शंस क्या हैं ग्राम न्यायालय के, पावर्स क्या है, रोल्स क्या है, सारा देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका नॉमिनेशन ऑफ रिटायर्ड जजेस टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव कैन बी परसीव्ड एज क्विड प्रो क्यो। हाउ कैन द कंसर्न्स रेज्ड अगेंस्ट दिस टेंडेंसी बी स्पेसिफाइड। देखिए गाइस, जो नॉमिनेशन होते हैं रिटायर्ड जजेस, सुप्रीम कोर्ट के हों आपके, या हाई कोर्ट के हों, या सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, अगर उनका नॉमिनेशन और उनके रिटायरमेंट के बाद लेजिस्लेटिव बॉडीज में या फिर एग्जीक्यूटिव बॉडीज में अगर उनका नॉमिनेशन होता है, उनका सिलेक्शन होता है, तो इसको एज एन क्विड प्रो क्यो लिया जाता है। इसके बारे में आपने बताना है। देखिए गाइस, क्विड प्रो क्यो का मतलब होता है अ फेवर फॉर फेवर, अ फेवर फॉर फेवर। ठीक है, एक ऐसा फेवर जो फेवर के लिए किया जाए, दिया जाए, मतलब। ठीक है, तो राज्यसभा, ये आपका करंट से इसलिए रिलेटेड है क्योंकि रंजन गोगोई आपके सीजीआई थे, रिटायर्ड सीजीआई, और उनको राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया एज एन मेंबर। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो रिटायर्ड जजेस हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, उनका नॉमिनेशन वेरियस
organs of legislative and executive can be perceived as in quid pro quo, a favor for favor, और इससे जो कंसर्न्स रेज्ड होते हैं उनको कैसे स्पेसिफाइड किया जाएगा, ये आपने क्वेश्चन आंसर करना है, राइट। उसके बाद है आपका कंडीशन ऑफ प्रिजन्स इन इंडिया इज अ ग्रॉस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। देखिए जो कंडीशन है प्रिजन्स की, जो जेल है, जेलों की जो कंडीशन है भारत में, इज अ ग्रॉस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स का वो ग्रॉस वायलेशन है, ठीक है। एलिबरेट इन द लाइट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ कमिटी फॉर द प्रिजन रिफॉर्म्स। देखिए गाइस, रिसेंटली एक कमिटी गठित हुई थी प्रिजन रिफॉर्म्स के लिए, जस्टिस अमिताभ रॉय, जस्टिस अमिताभ रॉय इस कमिटी के हेड थे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट पैनल ने रिकमेंड किए थे सर्वल प्रिजन रिफॉर्म्स को। कमिटी ने बताया था कि जो बहुत सारी प्रिजन्स हैं, जो जेल हैं भारत में, आर टीमिंग विद द अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, उनमें अंडर ट्रायल प्रिजनर्स भरे हुए हैं, ठीक है, whose numbers are highly disproportionate to those of convicts। जो अपराधी हैं, जो दोषी हैं, उनसे ज्यादा उनका प्रपोर्शन है जो अंडर ट्रायल है। स्पीडी ट्रायल की इसके लिए बहुत जरूरी है, स्पीडी ट्रायल की जरूरत है। रिमेन्स वन ऑफ द बेस्ट वे टू रेमेडी द अनवांटेड फिनोमिनन ऑफ ओवर क्राउडिंग। अगर ओवर क्राउडिंग को खत्म करना है भारत की जेलों में से, तो जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं उनके लिए स्पीडी ट्रायल की व्यवस्था करनी होगी, ठीक है। ये टॉपिक भी आपका करंट से रिलेटेड है, पॉलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसे जरूर आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, फाइन। उसके बाद बारी आती है हाउ फार इट इज जस्टिफिएबल टू रिस्ट्रिक्ट द डिजिटल आउटरीच इफ द सिटीजन्स इन द नेम ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। हाउ फार इट इज जस्टिफिएबल टू रिस्ट्रिक्ट द डिजिटल आउटरीच ऑफ द सिटीजन्स इन द नेम ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। देखिए जो डिजिटल आउटरीच है भारत के नागरिकों को उसको रेस्ट्रिक्ट करना ऑन द नेम ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे उसको रेस्ट्रिक्ट करना कितना सही है, ये आपने लिखकर बताना है। इसके तो बहुत सारे केसेस आप देखने को मिल ही रहे हैं करंट में, तो ये करंट का ही टॉपिक है। उसके बाद फील्डिंग ऑफ कैंडिडेट्स हैविंग क्रिमिनल बैकग्राउंड इज रैम्पेंट इन इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम। देखिए जिन ऐसे कैंडिडेट्स जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, दोज हैविंग द क्रिमिनल बैकग्राउंड इज रैम्पेंट, भारत के इलेक्टोरल सिस्टम में इनकी जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, रैम्पेंट है। स्टेट द फैक्टर्स, क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस टेंडेंसी, इस टेंडेंसी के लिए। सजेस्ट द वे फॉरवर्ड इन eradicating this tendency in the light of Supreme Court directives। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के कुछ डायरेक्टिव्स आए थे कि कैसे इराडिकेट करना है जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स हैं उनको, तो उस लाइट में आपको इसने बताना है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, करंट से ही आपका ताल्लुक रखता है। उसके बाद स्टेट द बैकड्रॉप इन विच द 9th शेड्यूल वाज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बैकग्राउंड बताइए 9th शेड्यूल क्यों ऐड किया गया था, ठीक है, आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड व्हाट कैन बी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट्स मिसयूज, और इसके मिसयूज, इसका दुरुपयोग होने के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, परिणाम क्या हो सकते हैं, ये आपने बताना है, फाइन। तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस आप लिख लीजिएगा और इनके आंसर्स, मॉडल आंसर्स प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि इनमें से कोई भी 10 क्वेश्चन आज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं आपको। एग्जाम में 4 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट 5 आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, तो चॉइस आपको मिलती है अच्छी खासी, ठीक है। तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा इन टॉपिक्स को, ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। देखिए गाइस, स्टैटिक पोर्शन तो इम्पोर्टेंट होता ही है, उसके बाद कुछ करंट के टॉपिक्स होते हैं, इतना आप कवर कर लोगे तो ऑलमोस्ट तैयार हो जाता है आपका पेपर। चलिए आगे देखिए। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है वो ये है, द स्पीकर ऑफ द हाउस डिसाइड्स द केसेस पर्टेनिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी एंड एमएलए।
देखिए, जो स्पीकर ऑफ हाउस होता है वो डिसाइड करता है जो केसेस होते हैं रिगार्डिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को डिस्क्वालिफाइड करना है या नहीं करना है, उसका फैसला स्पीकर ऑफ द हाउस करता है, ठीक है। बट द स्पीकर बीइंग अ पॉलिटिकल पर्सन, जैसा कि स्पीकर पॉलिटिकल पर्सन होता है तो वो बायस्ड हो सकता है, ठीक है। हाउ कैन दिस इशू बी एड्रेस्ड, इस इशू को कैसे एड्रेस किया जा सकता है, आपने आंसर लिखना है, राइट। What are the constitutional restraints in providing 100% reservation to scheduled tribes in the scheduled area of a state? क्या संवैधानिक रुकावटें हैं 100% रिजर्वेशन प्रोवाइड कराने में टू द scheduled tribes in the scheduled area of the state, examined in the light of a recent Supreme Court order? देखिए, आपका अप्रैल 2020 में एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, जजमेंट आया था इससे ही रिलेटेड, ठीक है। जजमेंट आपका क्या था, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। देखिए, 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा था कि 100% रिजर्वेशन ट्राइबल टीचर्स को प्रोवाइड कराना स्कूल्स में लोकेटेड इन द शेड्यूल्ड एरियाज अक्रॉस द कंट्री गलत है। तो उसको लेकर एक आपका जजमेंट आया था, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, करंट का ही टॉपिक है, अप्रैल 2020 का है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद इन रियल सेंस जस्टिस विल बी सेड टू बी सर्व्ड ओनली व्हेन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज फॉलोड। रियल सेंस में जस्टिस तभी कहा जाता है, विल बी सेड टू बी सर्व्ड ओनली व्हेन, जब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया जाता है। द वायलेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ लॉ हैज इट्स ओन सेट ऑफ कंसर्न्स, अगर वायलेशन किया जाएगा प्रोविजंस ऑफ लॉ का तो उसके ओन सेट ऑफ कंसर्न्स होते हैं। गिव योर ओपिनियंस, आपको अपने ओपिनियंस बताने हैं इसमें, ठीक है। हमारे भारत में प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो किया जाता है, बट रियल सेंस में अगर बात करें, जस्टिस विल बी सेड टू बी सर्व, जस्टिस तभी सर्व होती है जब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया जाता है। तो इसमें आपको अपने ओपिनियंस बताने हैं इस क्वेश्चन में, राइट। चलिए गाइज, अगला जो क्वेश्चन है वो डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन ऑफ 22nd लॉ कमीशन। आपको 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के कॉम्पोजिशन के बारे में बताना है। रिसेंटली इसका गठन हुआ था, आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में। आपका फरवरी 2020 में आपका 22वां लॉ कमीशन गठित हुआ था इन स्टेट एंड इट्स टर्म्स ऑफ रेफरेंस। देखिए, आपको इसके रोल्स, क्या रोल्स होते हैं लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के, क्या फंक्शन होता है इसका, फंक्शंस क्या हैं, इसका कॉम्पोजिशन सब देख लेना है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। देखिए, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया आपकी ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है ना तो स्टैच्यूटरी बॉडी होती है, इट्स एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। ये एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है एस्टैब्लिश्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर पर इसका गठन होता है। इट्स मेजर फंक्शन, इसका जो मेजर फंक्शन होता है इज टू वर्क फॉर द लीगल रिफॉर्म्स, लीगल रिफॉर्म्स के लिए काम करता है। इसकी जो मेंबरशिप है प्राइमरीली कंप्राइजेस लीगल एक्सपर्ट्स, इसमें लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं। एक फुल टाइम चेयरपर्सन होता है जो कि आपका रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होगा या फिर सीजीआई आपका चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा, ठीक है। उसके अलावा 4 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, एक मेंबर सेक्रेटरी भी होता है, ठीक है। इट वर्क्स एज एन एडवाइजरी बॉडी टू द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ये एज एन एडवाइजरी बॉडी के तौर पे काम करते हैं टू द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। जो मिनिस्ट्री है लॉ एंड जस्टिस की, उसको ये एज एन एडवाइजरी बॉडी के तौर पे काम करते हैं, एडवाइस प्रोवाइड कराते हैं। ये सरकार के ऊपर है, एडवाइजेस को बाइंडिंग नहीं होती हैं, इसकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं लॉ कमीशन की, ठीक है, सरकार एक्सेप्ट भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है। फाइन। लॉ कमीशन अंडरटेक्स रिसर्च इन लॉ एंड रिव्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉ, जो भी भारत में एग्जिस्टिंग कानून है, जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं, उनको रिव्यू करने का काम होता है इसका। नए कानून फॉर मेकिंग रिफॉर्म्स देयर एंड एनेक्टिंग न्यू लेजिस्लेशंस, नए लेजिस्लेशंस बनाने के लिए भी रिकमेंडेशंस देता है आपका लॉ कमीशन सरकार को।
तो रिसेंटली इसका गठन हुआ था फरवरी 2020 में, मैंने आपको बता दिया है, 3 साल के लिए, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको आप ढंग से करके जाइएगा, इसके रोल्स, फंक्शंस, कॉम्पोजिशन, इसका रोल क्या है, एवरीथिंग, राइट। उसके बाद आता है स्टेट द न्यू रूल्स प्रिस्क्राइबिंग द नॉर्म्स फॉर अपॉइंटमेंट एंड सर्विस कंडीशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ वेरियस ट्राइब्यूनल्स। वेरियस जो ट्राइब्यूनल्स हैं उनके जो न्यू रूल्स हैं इनको प्रिस्क्राइब करना है, द नॉर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट एंड सर्विस कंडीशंस एंड द कंसर्न्स दैट स्टिल रिमेन, और जो कंसर्न्स अभी भी बने हुए हैं उनके बारे में आपने बताना है, राइट। एग्जामाइन द रोल ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ के जो रोल है उसको एग्जामिन करना है इन अटेनिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन प्रिवेंटिंग द क्विड प्रो क्यो दी wait हाउ, यहाँ पे आपका आएगा हाउ इफेक्टिव इट हैज बीन इन अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव, और ये कितना इफेक्टिव रहा है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में, ठीक है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में आपको बताना है, उसके रोल के बारे में बताना है, ठीक है। उसको लेके जो भी प्रोस एंड कॉन्स है सब आपको बताने हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये 10 क्वेश्चंस थे, ये आपने प्रिपेयर करने हैं। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। इनके जो सॉल्यूशंस हैं, मॉडल आंसर्स हैं, कुछ क्वेश्चंस के मैं प्रोवाइड कराऊंगी जो डिफिकल्ट है, तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, इनके आंसर्स लिखने की कोशिश कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल बटन जरूर दबाइए गाइस जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो पुराने हमारे व्यूअर्स हैं, अगर उन्होंने बेल बटन नहीं दबाया है तो वो जाके चेक कर लें और जरूर दबाएं, ताकि उनको हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।